गुड मॉर्निंग क्लास 7th। कल हमने चैप्टर पढ़ा था शब्द विचार, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को डिवाइड किया था। आज हम करेंगे रचना के आधार पर कौन से शब्द होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमने शब्दों को 5 भागों में बांटा था वो थे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। आज हम करेंगे रचना के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला इसको डिवाइड किया है रूढ़ शब्दों में, सेकंड यौगिक शब्द एंड थर्ड योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों का मतलब होता है, तो रूढ़ शब्द वास्तव में मूल शब्द होते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि जो शब्द होते हैं उनके जब टुकड़े कर दिए जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे नाक, ना और क, न ना का अर्थ होता है न क का अर्थ होता है। दूध, न दू का अर्थ होता है न ही ध का कोई अर्थ होता है। हाथी, हा का अर्थ नहीं होता, थी का अर्थ नहीं होता। रात, न रा का अर्थ होता है न ही त का अर्थ होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी शब्द होते हैं उसमें अगर दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब होता है योग करना, यानी जोड़ना, मिलाना। तो जब दो शब्द आपस में जुड़ के बनते हैं, यौगिक शब्द मतलब जब दो शब्द जुड़ के मिलते हैं और प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यौगिक का अर्थ है योग से बना, योग यानी जोड़ से बना, मिलकर बना। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, तो विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। आलय यानी घर, तो दोनों शब्दों का अर्थ है और दोनों को मिलाकर एक शब्द बना विद्यालय, इसलिए विद्यालय जो शब्द है वो यौगिक शब्द कहलाता है। इसी तरीके से सुपुत्र, सु और पुत्र, सु का मतलब होता है एक उपसर्ग का नाम है सु, और सु का मतलब होता है अच्छा, उस उपसर्ग का नाम है सु और सु का मतलब होता है अच्छा। तो सु और पुत्र का भी अर्थ होता है, तो सुपुत्र का मतलब हो गया अच्छा पुत्र। तो इस तरीके से ये जो सुपुत्र शब्द जो मिलकर बना, ये भी यौगिक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट रसोई घर। रसोई एक शब्द है और घर भी एक शब्द है और दोनों का अर्थ भी होता है, तो इस तरीके से ये रसोई घर भी यौगिक शब्द कहलाता है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्र एक शब्द है और पति भी एक शब्द है, तो ये सारे यौगिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, वैसे ही योग रूढ़ भी दो शब्दों से मिलकर ही बनता है। अंतर इतना ही है कि वे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। यानी जैसे इसमें है रसोई और घर, दो अलग अलग शब्द हैं। रसोई का मतलब खाना और घर यानी घर, यानी खाना बनाने का जो घर होता है रसोई घर कहलाता है। सेम अर्थ होता है, लेकिन योग रूढ़ शब्द में जो अर्थ होता है वो सेम नहीं होता, एक विशेष अर्थ को लेकर ये शब्द बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, जलज, जल एक शब्द है और ज एक प्रत्यय है। ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि जो जल में उत्पन्न होता है, केवल इतना ही अर्थ है। लेकिन जलज का जो मतलब है, यहाँ पर जलज हम कमल को ले सकते हैं, हम जो भी जल में उत्पन्न होने वाले जीव जंतु हैं, मछली, मगरमच्छ, इन सबको भी हम ले सकते हैं। तो जलज का जो मीनिंग है, यहाँ पर मीनिंग ये बता रहा है जो जल में उत्पन्न होता है, लेकिन जो योग रूढ़ शब्द है उसमें इसका मतलब हो गया कि कमल या फिर जो भी जल में उत्पन्न होने वाले जीव है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दशानन। दश और आनन दो शब्दों से मिलकर बना। दश का मतलब 10, 10 और आनन का मतलब होता है मुंह।
10 मुंह वाला। ठीक है, अब मीनिंग तो केवल यही बता रहा है कि दशानन का मतलब 10 मुंह वाला, लेकिन यहाँ पर दशानन का अर्थ है रावण के लिए। ठीक है, क्योंकि 10 मुंह वाला रावण था तो ये रावण के लिए यूज हुआ है। तो ये सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बता रहा है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जाम्पल, लंबोदर, लंब और प्लस उदर। तो लंब यानी लंबा, उदर यानी पेट, लंबे पेट वाला। मीनिंग केवल इतना होता है, लंबे पेट वाला, लेकिन ये केवल एक सामान्य अर्थ है, लेकिन विशेष अर्थ यहाँ बता रहा है कि लंबोदर हम गणेश जी को कहते हैं जो लंबे पेट वाला है। तो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को लेकर जो शब्द आता है वो योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों को डिवाइड किया। कल हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, अभी हमने पढ़ा रचना के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया। तो अर्थ के आधार पर पहला एकार्थी शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे मेज़ यानी टेबल, चश्मा यानी स्पेक्स, या फूल यानी पुष्प। तो एक ही अर्थ होता है इन शब्दों का। अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, और कनक का मतलब गेहूं भी होता है। ठीक है, तो ये अनेक अर्थ वाले शब्द हो गए। कल, कल यानी कल हम टुमारो को भी कल कहते हैं, यस्टरडे को भी कल कहते हैं, और मशीन जो होती है उसे भी हम कल कहते हैं। तो इसके भी अनेक अर्थ हो गए, इसलिए ये भी अनेकार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द, जो शब्द लगभग समान अर्थ रखते हैं, जैसे फूल, फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, सुमन। तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द, जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं, जैसे सत्य का असत्य, सफ़ेद का काला। ठीक है, रात का दिन, ऊपर का नीचे। तो ये विलोम शब्द हो गए। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर शब्दों को डिवाइड किया गया। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो थे तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। फिर हमने पढ़ा रचना के आधार पर जो थे हमारे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और अभी हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर जो थे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी शब्द। नेक्स्ट है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया था, तो चौथा भाग है इसका प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को डिवाइड किया है। कैसे? तो प्रयोग के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है बदलने वाले शब्द, जैसे वाक्य में आने पर जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण विकार होता है यानी परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे लड़का, लड़का संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो अब हमने इसको चेंज किया, लड़की चेंज हो जाता है, लड़का का लड़की चेंज हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, लड़का लड़की बन गया, तो चेंज हो गया। फिर सर्वनाम, सर्वनाम में तुम होता है और इसको अगर हम बहुवचन में करेंगे तो तुम का तुम सब बन सकता है। ठीक है, या मैं का हम सब बन सकता है। तो ये सारा जो है ये भी सर्वनाम भी चेंज होता है। विशेषण, जैसे घोड़ा काला है, काला का काली बन गया, गोरा का गोरी बन गया, तो ये विशेषण भी चेंज हो रहे हैं। फिर आती है क्रिया, क्रिया पढ़ता है, अगर स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है, भूतकाल है तो पढ़ा, भविष्यकाल हो गया तो पढ़ेगा हो गया। तो इस तरीके से ये सारे शब्द चेंज होते हैं, इसलिए इन सारे शब्दों को, इन चारों शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आता है अविकारी शब्द, यानी कि जो चेंज नहीं होते। विकारी शब्द चेंज होते हैं और अविकारी शब्द चेंज नहीं होते। तो जो शब्द किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। हमारे संस्कृत में भी अव्यय आते हैं,
जैसे अपि यानी भी, च यानी और, इस तरीके से ये अव्यय भी कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी भी 4 थे, अविकारी भी 4 थे। ये विकारी शब्द बदलने वाले थे, यानी कि अपनी परिस्थिति, अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये शब्द बदल जाते हैं। लेकिन अविकारी शब्द किसी भी कंडीशन में बदलते नहीं हैं। तो अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में आता है, एग्जाम्पल एक धीरे धीरे का लेते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, अगर लड़की चलेगी तब भी धीरे धीरे चलती है। अगर भूतकाल में है, लड़का धीरे धीरे चला तब भी धीरे धीरे रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये शब्द बदलता नहीं है, इसलिए ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि क्रिया विशेषण जो भी होगा, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। फिर है संबंध बोधक, यानी कि संबंध बता रहे हैं। जैसे मेरा घर स्कूल के पास है, ठीक है। अब पास जो शब्द है वो संबंध बोधक बता रहा है। अब घर की जगह मैं मेरा बगीचा ले सकती हूँ, मेरा बगीचा स्कूल के पास है, या मेरे मामा का घर स्कूल के पास है, या कुछ भी पास है, मेरी सहेली का घर स्कूल के पास है। तो ये जो पास, बाहर, ऊपर, नीचे जो है, वो सारे भी किसी भी कंडीशन में बदलते नहीं है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, किसी के लिए भी हो। सहेली की घर की जगह अगर दोस्त का घर होगा तब भी वो पास का पास ही रहेगा। फिर आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। यदि, तो, वरना। तुम पढ़ लो वरना मार पड़ेगी। अब तुम पढ़ लो, अगर तुम की जगह रमा पढ़ ले वरना मार पड़ेगी। तो ये जो वरना जो शब्द है, ये रमा अगर नहीं पड़ेगी वरना मार पड़ेगी, या नहीं तो मार पड़ेगी। ये जो शब्द है ये किसी भी लिंग में, किसी भी काल में, किसी भी वचन में नहीं बदलते, ठीक है। यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यदि मेहनत करोगे, तो अगर यदि राम मेहनत करेगा, राम की जगह अगर सीता मेहनत करेगी, सीता की जगह अगर हम मेहनत करेंगे, तो ये जो यदि, तो, वरना शब्द है ये भी चेंज नहीं होते, इसलिए इनको भी हम अविकारी शब्द कहते हैं। फिर आता है विस्मयादि बोधक शब्द। अरे, छी, हाय, ओह, ये जो सारे शब्द हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे अगर मैंने लड़की ने कहा अरे ये क्या हो गया, तब भी वो अरे कहेगा, और अगर लड़का कहता है कि अरे ये क्या हो गया, तब भी वो अरे ही कहेगा। तो इस तरीके से ये किसी भी लिंग में या किसी भी वचन में चेंज नहीं होता है, इसलिए ये सारे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये सारे हमारे शब्दों का वर्गीकरण था। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो ये सारे शब्द हमारे कंप्लीट होते हैं।